नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमपीएससी 8 आज हम लोग उसमें चैप्टर 7 पढ़ना है, दल और दलीय व्यवस्था। आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं इसमें दल और दलीय व्यवस्था में समझते हैं कि किस प्रकार से जो दल है या कार्य करता है और किस प्रकार से ऐसी कई सारी घटनाएं घटी जिसमें दल को आपस में मिलकर एक मिलीजुली सरकार को गठित करना पड़ा और उसकी क्या विशेषताएं और क्या क्या या इसमें घटनाक्रम हुए हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में बहुदलीय पद्धति की दिशा में हुए घटनाक्रम पर सूक्ष्म दृष्टि प्रस्तुत करिए और कोई भी उदाहरण दीजिए। तो हमको समझना है इसमें कि भारत की राजनीति में बहुत बहुदलीय पद्धति की दिशा में क्या क्या घटनाक्रम हुई हैं। तो आइए समझते हैं इसमें। 1947 से लेकर 1966 तक की स्थिति यह थी कि कांग्रेस का केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी एकाधिकार था। 1971 से 76 के वर्षों में पुनः और 1980 से 88 के काल में केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की ही एकाधिकार था। अर्थात भारत के संवैधानिक इतिहास में एक दल की सरकार का सामान्य स्थिति के रूप में मिलीजुली सरकार अपवाद स्वरूप रही हैं, किंतु अब केंद्रीय स्तर पर अधिकांश राज्यों के स्तर पर मिलीजुली सरकारों का एक समान स्थिति हो गई है। कहने का अर्थ यह है कि इन समय कालखंडों में कांग्रेस का एकाधिकार रहा है केंद्र पर भी और कई राज्यों पर भी। और साथ ही साथ भारत के संवैधानिक इतिहास में यह देखा गया है कि सरकार के रूप में एक दलीय सरकार गठित रही है और यह एक दल का सरकार रहना एक समान स्थिति है। मिलीजुली दलों का सरकार बनाना क्या एक अपवाद रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये अधिकांश राज्यों में देखने को मिला है कि जो मिलीजुली सरकार है वह बनती जा रही है और अब यह समान स्थिति को प्राप्त कर चुकी है। यानी अब समानतः जो राज्य में सरकार गठित होती है वह मिलीजुले दलों की ही सरकार रहती है। भारतीय राजनीति में कांग्रेस की प्रधानता की स्थिति अब समाप्त हो गई है। कोई भी एक ऐसा राजनीतिक दल कांग्रेस के पतन से उत्पन्न शून्य को भर नहीं पाया। अतः राजनीतिक अनुमान यह है कि आगे आने वाले वर्षों में भी भारत के केंद्रीय स्तर और भारतीय संघ के लगभग आधे राज्यों में मिलीजुली सरकारें ही गठित होंगी। तो ऐसा देखने को मिला कि केंद्र और राज्य स्तर पर एक दलीय सरकार कांग्रेस रही है। अब चूंकि इस कांग्रेस के हट जाने पर खाली यहाँ पे एक खालीपन हुआ है और इस खालीपन अभी तक कोई भी दल भर नहीं पाया है। आगे समझते हैं राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारें, इनका विवरण निम्नलिखित है। अब आइए समझते हैं कि क्या क्या उदाहरण रहे हैं इसके। चौथे आम चुनाव में फरवरी 1967 और 1951 से 52 में कांग्रेस ने केरल विधानसभा में सर्वाधिक सीटें जीती, किंतु फिर भी उसे एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए कांग्रेस ने तमिलनाडु में त्रावणकोर नेशनल कांग्रेस की सहायता से अपना राज्य में मंत्रिमंडल गठित किया, किंतु 6 महीने के अंदर ही नेशनल कांग्रेस ने अविश्वास पक्ष के मत में देकर सरकार को पराजित कर दिया। उसके उपरांत 1954 में त्रावणकोर कोचीन में मध्यवर्ती चुनाव हुए। दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया। अतः कांग्रेस के समर्थन में प्रजा समाजवादी दल ने पट्टमथानु पिल्लई के नेतृत्व में अपना मंत्रिमंडल गठित किया, किंतु मार्च 1955 में इस मंत्रिमंडल का पतन हो गया। इसके उपरांत पीजी मैनन के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना जो लगभग 1 वर्ष तक रहा। इसके उपरांत 1960 में पुनः पिल्लई के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ और यह सरकार 1962 तक चली। तो आपने समझा स्वतंत्रता के बाद 1951 से लेकर 62 तक के बीच में केरल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में किस प्रकार की घटनाएं घटी, किस प्रकार से सरकार गठित हुई, साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव भी दिया गया जिससे वह सरकारें गिरी भी। तो इस प्रकार से यह घटनाक्रम देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। चौथे आम चुनाव के उपरांत की स्थिति। चौथे आम चुनाव के पूर्व केंद्रीय स्तर पर अधिकांश राज्यों के स्तर पर कांग्रेस को सत्ता का एकाधिकार प्राप्त था, जिसका एक कारण कांग्रेस विरोधी मत का विभिन्न दलों में विभाजित हो जाना भी रहा, क्योंकि कांग्रेस केवल 45% मतों के आधार पर ही बहुमत प्राप्त कर लेती थी। 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय और निरंतर बढ़ती महंगाई के कारण पंडित नेहरू के उपरांत कांग्रेस के जन समर्थन में कमी आने लगी। इस परिस्थितियों में डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद या कांग्रेस विरोधी संयुक्त मोर्चे की नीति का प्रतिपादन करते हुए कांग्रेस विरोधी दलों और एक दूसरे के निकट लाने का यह प्रयत्न किया।
यानी ऐसे दल जो कांग्रेस विरोधी थे या कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे, उनको एक साथ लाने का प्रयत्न डॉक्टर लोहिया ने किया, जिसमें उन्होंने आंशिक सफलता भी प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से देखने को मिला, चूंकि कांग्रेस की पहले सत्ता में एकाधिकार था, परंतु धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे लोगों का समर्थन में कमी आने लगी। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने ऐसे दलों को एकत्र करना शुरू किया जो कांग्रेस विरोधी थे और सरकार बनाने की कोशिश की। आगे है, लोकसभा में कांग्रेस की सदस्यता की संख्या 362 से घटकर 281 हो गई और भारतीय संघ में 17 में से लगभग आधे राज्य में स्थिति यह हो गई कि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हो। कुछ सदस्यों के दल बदल के कारण समाप्त हो गया था, जो इन राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। दल बदल के कारण कांग्रेस जो है उसमें जो कांग्रेस की सदस्यों की जो संख्या है उसमें कमी आई, साथ ही साथ लोगों में इसके विश्वास के प्रति भी कमी देखने को मिली। राजस्थान में भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, किंतु राज्यपाल ने विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया। अतः कुछ विपक्षी सदस्यों के दल बदल के आधार पर कांग्रेस ने अपने लिए बहुमत जुटा लिया। 1967 से 70 के काल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और पंजाब में संविध सरकारों का गठन हुआ। तो इस प्रकार से संविध सरकारों का गठन अलग अलग क्षेत्रों में पाया गया। राजस्थान के क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा विपक्षी सरकार को गिराने का प्रयत्न किया गया। राज्यपाल ने विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि राज्यपाल जो है वो कांग्रेस के उस वक्त, चूंकि केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, इस कारण कांग्रेस के अकॉर्डिंग वह कार्य कर रहा था। इस कारण विपक्षी सदस्यों के दल बदल के आधार पर कांग्रेस ने अपना बहुमत जुटा लिया। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में मिलीजुली सरकार। अब हम लोग समझते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई। चौथे आम चुनाव में हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। भगवत दयाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनाई गई, किंतु दल बदल के कारण लगभग 1 महीने के बाद ही इस सरकार का पतन हो गया। राव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार अस्तित्व में आई। केवल 7 महीने तक यह कार्य कर पाई। मई 1968 में हरियाणा में पुनः चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। हरियाणा में गठित इस पहली संयुक्त मोर्चा सरकार ने राजनीतिक अस्थायित्व, भ्रष्टाचार, दल बदल और प्रशासनिक अनिश्चितता जैसी बुराइयों को जन्म दिया। तो आपने समझा किस प्रकार से हरियाणा की राजनीतिक गतिविधि में उथल पुथल हुई। आगे है, जून 1977 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर एक मिलीजुली सरकार का गठन किया, जिसमें भारतीय लोकदल और जनसंघ प्रमुख घटक, ये दोनों दल हुआ करते थे। तो आपने समझा कि जनता पार्टी साथ ही साथ मिलीजुली सरकार इसने गठित किया। जो अन्य दल थे वो कौन कौन से थे? भारतीय लोकदल और जनसंघ, दोनों से मिलाकर जनता पार्टी ने हरियाणा की सरकार बनाई। 1978 के अंतिम महीने में जनसंघ घटकों ने देवीलाल को अपदस्थ कर दिया। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी घटक के भजन लाल मुख्यमंत्री बने। जनवरी 1980 में भजन लाल सहित जनता पार्टी के विधायकों ने सामूहिक रूप से दल बदल कर लिया और जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस सरकार में परिणित हो गई। तो आपने समझा कि किस प्रकार से यह विभिन्न घटनाक्रम देखने को मिला। जून 1987 के विधानसभा चुनाव के उपरांत हरियाणा में देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल और भाजपा की मिलीजुली सरकार गठित हुई। नवंबर 1989 में चौधरी देवीलाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। देखिए, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ये सारे फैक्ट हैं और इन सब फैक्ट को आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें कुछ खास समझने वाली चीज़ नहीं है। तो आप इसको एक बार एग्जाम से जाने से पहले सरसी नज़र से एक बार इसको देख लीजिएगा, अहम मुद्दों को, और यही आपको उदाहरण के रूप में लिखना रहेगा। तो आगे समझते हैं, राजस्थान में मिलीजुली सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्यपाल पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण राजस्थान में 1967 में विपक्षी दलों की मिलीजुली सरकार के स्थान पर कांग्रेस दल का गठन हो गया। जून 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। जनसंघ घटक के भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। भारतीय लोकदल और जनसंघ घटक के मध्य सत्ता का प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गया और लोकदल के कुछ नेता 1979 में जनता पार्टी से अलग हो गए, किंतु सरकार को अपदस्थ नहीं किया जा सका और फिर 1980 के तक यह सरकार चलती रही। होता क्या है कि जब जो मिलीजुली सरकार बनती है तो उसमें जब एक दल दूसरे दल से जुड़ता है तो वह भविष्य के बारे में विचार करने लगता है कि इस कालखंड के बाद जो अगला कालखंड, अगला चुनाव आएगा, तो बगल वाला जो दूसरा वाला दल है उसको ज़्यादा प्राधान्यत्व ना दिया जाए, उसको ज़्यादा प्रधानता ना मिल जाए। इस कारण यह दल सोचता है कि इससे अलग हो जाऊंगा
तो मेरे लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार से अपने स्वार्थ के रूप में जो दल होते हैं शुरुआत में तो मिली-जुली सरकार बनाते हैं, परंतु बाद में या बीच में ही अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनका ऐसा सोचना होता है कि हम कार्य कर रहे हैं तो उसका श्रेय ये दल भी उठा रहा है, तो उस कारण एक स्वार्थ की भावना प्रकट हो जाती है। अगला है फरवरी 1990 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। भाजपा को 85, जनता दल को 54 स्थान प्राप्त हुआ। भाजपा के भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा और जनता दल की मिलीजुली सरकार बनी। 1990 में जनता दल ने शेखावत सरकार के से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे शेखावत सरकार अल्पमत में आ गई। इसी बीच जनता दल में विभाजन हो गया और इसके फलस्वरूप जनता दल दिग्विजय का जन्म हुआ, शेखावत सरकार का समर्थक बन गया। अर्थात भाजपा और जनता दल दिग्विजय की मिलीजुली सरकार के कार्य करने लगी, जिससे अयोध्या के घटनाक्रम के कारण दिसंबर 1992 में बर्खास्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राजस्थान की सरकार में राजनीति के किस तरह से उथल पुथल हुआ। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में समझौते की राजनीति, यह इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। 1967 में के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दल को विधानसभा के पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया, किंतु चंद्रभानु गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस दल की सरकार बनी। 18 दिन के उपरांत ही चरण सिंह के दरबदल के कारण इस सरकार का पतन हो गया। चरण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली समझौते की सरकार बनी, किंतु इसमें जो भागीदारी दल थे उनका अलग अलग मत था। अतः लगभग 1 महीने के पश्चात ही इसके बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। संविदा सरकार घोर स्थायित्व के वातावरण में कुछ महीने चली और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिससे विधानसभा चुनाव फिर से होना पड़ा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार। अब उत्तर प्रदेश में इस घटनाक्रम को समझते हैं। जून 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। भारतीय लोकदल घटक के राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने। इस सरकार में लोकदल के साथ जनसंघ की प्रमुख रूप से भागीदारी थी, किंतु कुछ महीनों के उपरांत ही भारतीय लोकदल और जनसंघ के बीच मतभेद बढ़ गए। परिणामस्वरूप इस सरकार का पतन हो गया। बाद में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी घटक के बनारसी दास मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार ने कुछ दिनों के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर लिया। सपा और बसपा की सरकार। नवंबर 1993 के विधानसभा चुनाव के उपरांत उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व सपा और बसपा की मिलीजुली सरकार बनी, किंतु कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच मतभेद और कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1995 में स्थानीय निकायों के चुनाव में सपा ने बसपा की जड़ें काटने की कोशिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आपको इसको ये समझने में काम आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि और ऐसी स्थिति में 1 जून 1995 को बसपा ने सपा के समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह ने इस्तीफा देने से अस्वीकार करते हुए सदन में बहुमत सिद्ध करने का दावा किया, लेकिन राज्यपाल ने यादव सरकार को बर्खास्त कर दिया। अगला है बसपा की अलमत सरकार। मुलायम सरकार के पतन के बाद मायावती के नेतृत्व में बसपा की अलमत सरकार पदासीन हुई, जो भाजपा के बाहरी समर्थन पर टिकी थी, लेकिन 5 महीने बाद भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और मायावती सरकार का पतन हो गया। तो इस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक उथल पुथल को समझा और साथ ही साथ दल बदल सरकारों को समझा। नेक्स्ट हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलीजुली सरकारों की विशेषताएं और राजनीतिक व्यवस्था पर इनके प्रभाव को इंगित करें। समझते हैं कि अब ये जो मिलीजुली सरकार बनी, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कितनी ये गलत होती थी, कितनी ये खराब होती थी और उसकी किस प्रकार से विशेषताएं सामने आई और ये किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को पर प्रभाव डालती हैं। 1967 से 70 और 1977 से 79 में राज्य स्तर पर मिलीजुली सरकारों का गठन एक निश्चित और निषेधात्मक आधार पर हुआ। वह आधार है गैर कांग्रेसवाद, यानी कि कांग्रेस दल को सत्ता से दूर रखना। कुल मिला के इस कालखंड में जो सरकारें गठित हुई थी मिलीजुली, इनका एक निश्चित उद्देश्य था कि किसी तरह से कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। निषेधात्मक आधार पर गठित होने इस सरकार का बड़ी दुर्बलता थी। इस आधार पर इन सरकारों का गठित होना ही यह एक बहुत बड़ी दुर्बलता थी, जहां पर लोगों के हितों के बारे में इनको समझना चाहिए था, इनको देश में रखना चाहिए था, वहीं पे इनका उद्देश्य कुछ दूसरा था। अगला है मिलीजुली सरकार के भागीदारी दल समान विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं और समान धर्मी होते हैं, तो मिलीजुली सरकार एक सुदृढ़ इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। लेकिन इस मिलीजुली सरकारों में भागीदारी दल समान धर्मी नहीं थे, ना ही इनकी एक विचारधारा थी, ना ही इनके बीच में एकता थी। इन मिलीजुली सरकारों में वामपंथी, मध्यमवर्गीय, दक्षिणपंथी सभी प्रकार की विचारधाराएं इसमें सम्मिलित थीं। तो यही परिणाम हुआ
या सरकारें अपना पूर्ण कार्यखंड नहीं कंप्लीट कर पाई। आगे है, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्यकरण की आशा की जाती है, किंतु इन मंत्रिमंडलों ने कभी भी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं किया। मंत्रियों द्वारा न केवल सार्वजनिक रूप से विचार भेद व्यक्त किए गए, बल्कि एक दूसरे की आलोचना करना भी सामान्य बात थी। इन सरकारों ने भागीदार दलों के आचरण को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि इन दलों और व्यक्तियों को सामूहिक उत्तरदायित्व का कोई अभ्यास नहीं है। कुछ राज्यों में तो मंत्रियों ने घोर अनुत्तरदायी आचरण का परिचय दिया, अर्थात सरकार में थे और उसके विरुद्ध ही आंदोलन में जुड़ गए। तो इस प्रकार से लोगों ने बहुत अनुचित पूर्ण व्यवहार किया। साथ में दल के सदस्यों का वे एक दूसरे की आलोचना करते थे और एक दूसरे के विचार में जो भेद होता था उसको प्रकट करते थे। यानी कि इन लोगों में एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी और ना ही यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पालन करते थे। इस प्रकार से यह स्थिति देखने को मिली। आगे है, 1967 से 70 के काल में अधिकांश मिलीजुली सरकारों को राजनीतिक दल बदल ने जन्म दिया। एक बार सरकार बन जाने पे उपरांत भी राजनीतिक दल बदल की स्थिति बनी रहती थी। मिलीजुली सरकारों वाले लगभग सभी राज्यों में राजनीति की अस्थायी प्रवृत्ति जारी रही, जो इन सरकारों की असफलता का कारण। यानी कि एक बार सरकार बन भी गई तो एक दल ने उसके सरकार के गठित जो दूसरा दल था उसके आश्वास प्रस्ताव दे दिया। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सदस्य होते थे, विधायक होते थे या सांसद होते थे, वह दल बदल कर लेते थे, अपने दल से दूसरे दल में चले जाते थे। यहाँ पर एक खरीद फरोश का भी मामले से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने स्वार्थ को देखते हुए यह नेता दल बदल करते थे, जिस कारण सरकारों की यह असफलता का कारण बना। मिलीजुली सरकारों का प्रत्येक भागीदार दल अपने निहित स्वार्थों की रक्षा में लगा था। उनमें से प्रत्येक की दृष्टि आगे आने वाले चुनाव पर रहती थी। फलस्वरूप भागीदारी दलों के मध्य मतभेद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और सरकार का अंत का कारण बनी। तो इस चीज को हम लोगों ने पहले ही समझा कि अपने स्वार्थ की रक्षा खातिर प्रत्येक जो दल के प्रतिनिधित्व थे वह कार्य करते थे और उनकी जो दृष्टि होती थी दल की, वह सामूहिक कल्याण न होकर आगे आने वाले चुनाव पर रहती थी। इस कारण मतभेद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और सरकारों का अंत हुआ। आगे है, 1967 से 70 की अवधि में राज्य स्तर पर अधिकांश मिलीजुली सरकारों का गठन गैंग कांग्रेसवाद के आधार पर हुआ। इसको हम लोगों ने पहले समझा। अतः इन सरकारों के साथ केंद्र के मतभेद उत्पन्न हो गया, जो राज्य स्तर पर कुछ दलों और कुछ मंत्रियों में घोर अनुत्तरदायी आचरण का परिणाम था। चूंकि केंद्र में तो कांग्रेस थी, इस कारण राज्य पे अलग दलों का गठित होने से इससे केंद्र में मतभेद होने लगा, जिससे कई सारी अनुत्तरदायी आचरण जन्म लिए। आगे है, संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल पद की व्यवस्था राज्य के संवैधानिक पद प्रधान के हित में की है, लेकिन समानता जो राज्यपाल होता है वह केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका निभाई है। उसने अपने कार्य को कुशलता से ना करके मुख्यतः केंद्र सरकार के एजेंटों की भूमिका निभाई। चौथे चुनाव के उपरांत जब राज्य स्तर पर विपक्षी दलों यानी कि राज्य स्तर पर जब विपक्षी दल की सरकार स्थापित हो गई, तब राज्यपाल पदधारी व्यक्ति ने केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका निभाते हुए इन सरकारों को गिराने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए। परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों के कार्यकरण में बाधा हुई, राजनीतिक अस्थित्व का वातावरण हुआ और इस स्थिति में केंद्र और राज्य के मध्य तनाव की स्थिति देखने को मिली। तो इस प्रकार से अलग अलग पहलू सामने निकल के आए कि मिलीजुली सरकार थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके क्या घटक थे, इन सभी को आपने भलीभांति समझा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ दिन, धन्यवाद।